आईसीएसआई की जर्नी स्टार्ट हुई, उससे पहले यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। वो चेंज कितना आया, क्या लगता है? अब आप सीएस बन चुके हो, आपकी ट्रेनिंग अंडर गोइंग है, आपकी मेंबरशिप आने वाली है। हेलो एवरीवन। आज मीट दी चैंपियन के फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हर्षदेव चौधरी। हर्ष ने ऑल इंडिया रैंक 3 सीएस प्रोफेशनल में, ऑल इंडिया रैंक 6 सीएस एग्जीक्यूटिव, ऑल इंडिया रैंक 10 सीएस फाउंडेशन में अचीव की है। आज हम हर्ष से जानेंगे उनकी स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, कैसे उन्होंने अपना टाइम शेड्यूल किया। हर्ष अभी मैनेजमेंट ट्रेनी है बॉन्ड्स इंडिया के साथ में। वेलकम टू द शो हर्ष। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। रियली फीलिंग ऑनर्ड कि आपके साथ ये इंटरव्यू करने का मौका मिला। हर्ष, हम जानेंगे कि जैसे सीएस में पास होना ही एक बहुत बड़ी बात है और आपके तीनों एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक अचीव की हुई है, तो इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपको सीएस के बारे में कहाँ से पता चला और आपने जब एडमिशन लिया तो क्या सोचा था? सो कॉलेज में जब मैं अपना बीकॉम की जब मैं तैयारी कर रहा था तो साथ साथ में मेरा ये था कि मेरे को यूपीएससी के एग्जाम देने हैं। और उस टाइम पर जब सीनियर से बात करी तो उन्होंने ये सजेस्ट करा कि आपके पास में एक सेफ्टी नेट जो है वो होना चाहिए, एक बैकअप यस। ऑप्शन जो है वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए सीएस का जो कोर्स है वो मैंने जो है चूज करा था। और पता कैसे चला, तो पता ऐसे चला कि एक दिन ऐसे ही रैंडमली मैं स्क्रॉल कर रहा था मेरे जो फेसबुक की फीड है उसको, और वहां से जो है मेरे को इसके बारे में पता चला था, एंड देन आई एनरोल्ड इन दिस। और आपकी ऑल इंडिया रैंक तीनों एग्जाम्स में रही है, तो क्या आप चाइल्डहुड से ही स्टूडियस स्टूडेंट और रहे हैं या फिर बाद में ऐसा कुछ हुआ? नहीं, शुरू स्टूडियस में आई वुड से कि यस, शुरुआत से ही पढ़ाई में मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा ज्यादा रहा। तो मेरे जो ग्रैंडफादर है उन्होंने काफी ज्यादा इसकी तरफ ध्यान दिया था, तो उसके कारण से इंक्लिनेशन मेरा पढ़ाई की तरफ ज्यादा। तो सीएस से पहले आपकी एकेडमिक एजुकेशन क्या रही है? सीएस से पहले तो मैंने रामजस कॉलेज है वहां से बीकॉम करा है, बीकॉम प्रोग्राम। और उसके पहले जो है मैंने अपनी जो ट्वेल्थ है वो कंप्लीट करी है आदर्श एकेडमी से, उज्जैन से। ओके। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो की आपने बिफोर एग्जाम्स, जो भी आपकी स्ट्रेटजी रही है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी 2022 के दिसंबर के एग्जाम आ रहे हैं, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है। यस, तो स्टार्टिंग जो है वो ये है कि जो सीएस प्रोफेशनल है वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, थोड़ा सा वास्ट है यस। कंपेयर टू सीएस एग्जीक्यूटिव। तो वो सिमिलर स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम नहीं करती है। ऑल्सो यहाँ पर सीएस प्रोफेशनल में होता है कि जो टीचर्स है, जो प्रोफेसर लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतने क्वालिटी लेक्चर्स जो है वो नहीं मिल पाते सीएस प्रोफेशनल में। ये एक बहुत बड़ी कमी है सीएस यस। प्रोफेशनल में। तो मैंने किस तरीके से तैयारी करी, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनकी मैंने कोचिंग ली थी, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैंने सेल्फ स्टडी करे थे। और हर एक सब्जेक्ट में मैंने ये इंश्योर करा था, जैसे मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव से ये चीज सीख ली थी कि हर एक सब्जेक्ट के खुद के सेल्फ रिटन नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस। तो मैंने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए। साथ साथ में मेरे को सीएस एग्जीक्यूटिव में ऑडियो रिकॉर्डिंग की इंपॉर्टेंस भी समझ में आई कि ऑडियो रिकॉर्डिंग से क्या बेनिफिट मिलता है। यस। जब आप खुद की आवाज को रिकॉर्ड करते हो और उसको जब आप सुनते हो एग्जाम के पहले, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट की जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई, और उसने मेरे को काफी ज्यादा मदद करी। तो वन ऑफ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो थ्रू आउट द जर्नी सीएस प्रोफेशनल में रहा वो ये था कि ऑडियो रिकॉर्डिंग का मैंने बहुत अच्छे से यूज करा। और जो आपने क्लासेस ज्वाइन की, वो क्या जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के उनकी क्लासेस ज्वाइन की, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है वो आपने सेल्फ प्रिपेयर किए होंगे? मैंने इस तरीके से करा था कि कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे जो मैंने खुद करे थे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर सीएस प्रोफेशनल में देखे तो सिर्फ एक ही है, एडवांस टेक्स्ट लॉ। बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल इन नेचर ही है। तो जो एमसीएस का एक ओपन बुक पेपर है, दो ओपन बुक पेपर है सीएस प्रोफेशनल में, यस। मल्टी डिसिप्लिनरी यस। केस स्टडी और इंसॉल्वेंसी, वो मैंने सेल्फ करे थे। और जो आरसीडी का पेपर है, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का, वो मैंने सेल्फ करा। बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो मैंने कोचिंग लेकर के करे। और हम जानना चाहेंगे कि आप स्टडी मटेरियल को कितना वेटेज देते थे अपनी प्रिपरेशन में? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं स्टडी मटेरियल को टच नहीं करते हैं, सिर्फ सेल्फ हेल्प नोट्स बनाते हैं या किसी कोचिंग के नोट्स रीड कर कर स्टडी करके जाते हैं। एक्चुअली में मैंने जो है मॉड्यूल जो है इंस्टीट्यूट का वो यस। बहुत अच्छी तरीके से मतलब कंप्लीट करा था। मैंने एग्जीक्यूटिव में भी ये चीज करी थी और मैंने सीएस प्रोफेशनल में भी सेम ही चीज करी। मैंने मॉड्यूल को बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली पूरा अच्छे से पढ़ा था। और वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझसे भी कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, एंड मैं भी यही सेम चीज उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप मॉड्यूल में से जरूर एक बार गो थ्रू करो। आप जो भी
पढ़ रहे हो, आपका जो कोचिंग का मटेरियल है वो अपनी जगह पर ठीक है, उसको आप बिल्कुल लूप में रखो, बट जो मॉड्यूल है उससे आपको एक बार तो जरूर गो थ्रू करना चाहिए। कंपैरिजन आपको जरूर एक बार कर लेना चाहिए कि क्या चीजें आपके कोचिंग मटेरियल में दी है और क्या चीजें मॉड्यूल में दी है, और कौन सी चीज ऐसी है जो कोचिंग मटेरियल में नहीं दी और मॉड्यूल में दी हुई, वो भी आपको एक बार जो है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से पूरा पढ़ना चाहिए। स्पेशली जो केस लॉज वगैरह मॉड्यूल में दिए हुए हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग मटेरियल में जो है वो चीज अपने आप कट शॉर्ट कर दी जाती है, बट वो चीज बहुत गलत है, तो वो आपको जरूर मॉड्यूल से गो थ्रू। और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे कि स्लीपिंग को कितना टाइम देना है, ईटिंग और डेली रूटीन एक्टिविटीज हो गया, फिर स्टडी के लिए कितना टाइम देना है? स्टडी में सीएस प्रोफेशनल में स्टार्टिंग में मेरे साथ ये चीज हो रही थी कि जो भी सब्जेक्ट है, क्योंकि वो थोड़े से थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा, तो मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन सी फील हो रही थी, थोड़ा सा लो फील होने लग गया था कि मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा था या वो पेस नहीं आ पा रहा था। तो स्टार्टिंग में मैंने फिर ये चीज करी, जब ये मेरे को समझ में आया कि अभी थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं पेस नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो मैंने टाइम जो है वो थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दिया था, और बीच में जो ब्रेक्स हैं वो थोड़े से इंक्रीज कर दिए थे। तो वो जो 10-10 मिनट वाले ब्रेक होते हैं, 15 मिनट्स वाले जो ब्रेक होते हैं, वो मैंने इंक्रीज कर दिए। बाद में मैं ऑन एन एवरेज जो है 7 to 8 आवर्स जो है वो स्टडी कर रहा था सीएस प्रोफेशनल की। और बीच में ऐसा भी हुआ था कि सीएस प्रोफेशनल के साथ साथ मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। तो मैं वो जो 15 डेज की या 1 महीने की इंटर्नशिप होती है उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया था, जिससे थोड़ा सा मेरा माइंड थोड़ा सा फ्री हो, सीएस प्रोफेशनल से थोड़ा सा अलग हट करके भी कुछ मैं चीजें करूँ। तो वो करने की मेरी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी उस टाइम पर, तो मैंने वो चीज ट्राई करी, एंड देन फिर वापस से आई गेट बैक टू स्टडी। तो इस तरीके से वो पूरा मैनेज मैंने करा था। ऑन एन एवरेज 7 to 8 आवर्स जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होते, तो मैंने वो चीज। और कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उसका रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो कितना रिवीजन आप एक सब्जेक्ट को दे पाते थे? रिवीजन में ऐसा होता है कि हर एक सब्जेक्ट का जो है अपना एक डिमांडिंग नेचर यस। होता है, कि किसी में आपको एक रिवीजन से हो जाएगा, किसी में आपको 2 रिवीजन करने पड़ेंगे, किसी में ऐसा होगा कि आपको 4 रिवीजन भी करने पड़ सकते हैं। बट ऐसा कोई सेट पैटर्न आप मत बनाओ कि 3 रिविजन ही करके जाएंगे हम, या हम 2 ही रिविजन करके यस। जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन। जो आपको लगता है कि आप वेदर यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नॉट, उसके अकॉर्डिंग आपको रिविजन डिसाइड करने। मैंने ऐसा करा था कि जो भी मैं पढ़ता जा रहा था उसको मैं साथ साथ में रिवाइज करता जा रहा था, और मेरे पास, क्योंकि एज आई सेड मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, तो जो यस। भी मैं पढ़ रहा था उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, और फिर उसके बाद में उसी ऑडियो रिकॉर्डिंग को जो है वो मैं वापस से सुन लेता। और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि एक ऑल इंडिया रैंकर की क्या हॉबीज थी, कैसे वो अपना एंटरटेनमेंट करता था, क्या टाइम कितना दे पाते थे उसके लिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते एक हम बोरिंग फील करने लगते हैं। राइट, राइट। तो हॉबीज में एक्चुअली मेरा जो है क्रिकेट का रहता था, बट यस। क्रिकेट का मैं ये करता था कि जो नॉकिंग होती है, जो बोलते हैं कि स्ट्रोक यस। बनाने के लिए आप नॉकिंग करते हो, तो वो मोजे में बॉल डाल करके, और वो वाली चीज जो है वो मेरा एक टाइम रहता था शाम का, तो मेरा फिक्स टाइम रहता था उसका। और कई बार ये होता था कि रात में ऐसा लगता था कि यार, क्योंकि रात में 2 बजे तक या 3 बजे तक आप पढ़ रहे हो, और आपको रात में थोड़ा सा ब्रेक लेना है, आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, यू वांट टू स्विच ओवर टू समथिंग, कि थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो, देन वापस से फोकस करेंगे। तो उस टाइम पर भी मैं ये चीज करता था, तो नॉकिंग वाज वन ऑफ द पार्ट। उसके अलावा बुक्स वगैरह जो है मैंने अपने ई बुक वगैरह डाउनलोड कर रखी है लैपटॉप में, तो मैं इसमें बुक्स वगैरह जो है वो रीड करता था। तो ये 2 चीजें जो है वो मतलब करना पसंद भी है, और ये चीज मैंने यूज भी करी ब्रेक के टाइम पर, कि किस तरीके से थोड़ा सा अलग हट करके स्टडीज से 10 मिनट 15 मिनट, और फिर उसके बाद में वापस से जो टाइम है, जो अपना स्टडी सेशन है उसको कंटिन्यू कर। और एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन होना जरूरी होता है, तो उस आंसर राइटिंग की कैसे प्रैक्टिस करते थे आप? आंसर राइटिंग का ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि जो गाइडलाइन आंसर ये यस। इंस्टीट्यूट ने हमको एज इट इज लिखने की जरूरत है, बट उस तरीके से मैंने नहीं करा। मैंने अपना खुद की लैंग्वेज में जो है आंसर्स में लिखता था। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को लेकर के मैं ये बोलूंगा कि मैं ऐसा नहीं करता था कि 3 घंटे आप टाइमर लगा करके और फिर सारे एक यस। जो होता है कि आप पूरा पेपर दे रहे हो पास्ट ईयर का, वो काम मैंने नहीं करा था। मैंने ये करा था कि रैंडम बेसिस पे मैं पेपर ओपन करता था, और उसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो रैंडम बेसिस पे चूज कर लेता था, और उसको लिख करके देखता था कि मेरी करंट स्टैंडिंग क्या है वो पता करने के लिए। और
सब्जेक्ट वाइज, जैसे सीएस प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग का, तो यस। ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि आपको ड्राफ्ट लिखने होते हैं। तो ड्राफ्टिंग को लेकर के तो मैं रेगुलर बेसिस पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को 1 या 2 ड्राफ्ट लिखने ही लिखने हैं, और वो टाइम भी बना लिया था कि 9 से 9:30 के बीच में मेरे को 2 ड्राफ्ट लिखने हैं। तो वहां पर मैंने एक ब्लॉक कर लिया था टाइम, वहां पर मैं उसकी प्रैक्टिस कर लेता था। बाकी टाइमर लगा करके मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, रैंडम बेसिस पे क्वेश्चन पेपर ओपन करके और क्वेश्चन चूज करके उसकी प्रैक्टिस कर लेता। और हमारे सीएस प्रोग्राम में मैंने देखा है कि कंटिन्यू एग्जाम्स होते हैं 8-9 डेज, तो उसका मेंटल स्ट्रेस कैसे मैनेज करते थे, कैसे उसकी प्रिपरेशन के लिए पहले से अपने आप को रेडी रखते थे? सो ये जो 8 to 9 डेज वाला स्ट्रेस है, इसमें ये होता है कि आपकी जो पहले आपने प्रिपरेशन जस्ट 1 मंथ बिफोर द यस। एग्जाम, और उसके पहले जो आपने अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें, बिकॉज आपको पता है कि लास्ट डे पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने का। तो जो आपने पहले मेहनत करी है, जो पहले आपने नोट्स बनाए, वही आपकी लास्ट मोमेंट पे हेल्प कर सकते हैं। राइट। तो जब मैंने, आप जैसे मैंने एज आई सेड कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, अब उसमें क्या होता है कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग को अपने अकॉर्डिंग जो टाइम है वो आप बढ़ा सकते हो यस। फॉरवर्ड करके। तो मैंने यही चीज करी कि एक दिन पहले मेरे को पता था कि अगर मैं पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेता हूँ तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, मैं आसानी से पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर पाऊंगा। उसको करने के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग को मैंने 2 टाइम्स पे करके सभी सब्जेक्ट की हर एक एक दिन पहले जो है वो गो थ्रू करा। तो वहां पे नो डाउट मोटिवेशन और कामनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले जो आपने पढ़ा है उसको पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लेते हो, तो वो मोटिवेशन, वो कामनेस, वो कॉन्फिडेंस यस। अपने आप जो है वो वापस से आ जाता है। तो ये चीज मैंने एक दिन पहले मैनेज करने के लिए करा था। बाकी हाँ, वहां पे जो आपका सोने का टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, आप राइट। 5 घंटे ही सो पाते हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर नींद मिलती है 7 घंटे की, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि अभी रिवाइज नहीं हुआ है, अभी और करना है, अभी और करना है, तो उसमें 5 घंटे या 4 घंटे की नींद जो है वो आपकी हो जाती है। तो मेरा ये सजेशन है कि जैसे ही आप पेपर अटेम्प्ट करके आओ, इट इज बेटर कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद में आप अपना जो पेस है वो वापस से पकड़ सकते हो। इमीडिएटली पेपर कर लेने के बाद आकर के बैठ जाना और फिर बीच में अगर आपको डिजी फील हो तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और उससे आपका जो इफेक्टिवनेस है वो भी थोड़ी कम हो जाती राइट। और आपकी फैमिली में कोई ऐसा सीए, सीएस या सीएमए मेंबर हो या रिलेटिव हो जिसने आपको सपोर्ट किया हो या गाइड किया हो इस जर्नी में? है। यस, मेरी जो सिस्टर है, मेरी बड़ी ओके। सिस्टर जो है, रियल सिस्टर, वो सीए है। तो ओके। उनको ऑब्वियसली सीए फाइनल का प्रेशर वगैरह जो है वो ऑलरेडी पता था, सीए इंटरमीडिएट का भी पता था। तो उन्होंने मेरे को गाइड करा था, स्पेशली आंसर राइटिंग को लेकर के उन्होंने मेरे को गाइड करा था। आंसर राइटिंग को लेकर के आपने भी पूछा था, तो उसी में मैं ऐड करता हूँ ये वाला पॉइंट कि जब भी आप को कोई क्वेश्चन नहीं आता है या किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं आता है, तो आप उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस छोड़ दो, और यस। जो बाकी के आपके क्वेश्चन है आपको वो अटेम्प्ट करने चाहिए। बिकॉज जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप एक बार वो अटेम्प्ट कर लो कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो चीज आपको नहीं आती है आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, एटलीस्ट यू कैन गिव अ ट्राई टू इट। तो ये जो चीज मेरे को पता चली, मेरे को मेरी दीदी से ही पता चली, उन्होंने ये सेम स्ट्रेटेजी अपने एग्जाम्स में फॉलो करी थी, एंड देन शी इम्पार्टेड दिस स्ट्रेटेजी टू मी कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। और कुछ पेपर्स हमने देखे हैं ऐसे होते हैं जिसमें 100 मार्क्स का पेपर को 40-40, 20 या 50-50 में डिवाइड होता है, तो उस पेपर की कैसे प्रिपरेशन करना बेटर होता है कि उस पार्ट को पहले करना जरूरी, जो छोटा पार्ट है, या बड़े पार्ट को पहले करना जरूरी है? इसमें ये चीज होती है कि बड़ा पार्ट हो या छोटा पार्ट हो, आपको पहले वही करना है जो पार्ट आपको बहुत अच्छे से आता है। राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए एसएससीएम डीडी करके एक जो सब्जेक्ट है ड्यू डिलिजेंस का, यस। उसमें यस। 60 मार्क्स का एक पोर्शन है और एक 40 मार्क्स का पोर्शन है। तो मेरा सजेशन ये होता है कि 60 मार्क्स वाला जो है आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज 60 मार्क्स वाले पार्ट में आपका जो 40 मार्क्स जो पासिंग क्राइटेरिया है वो भी कवर हो जाता है। फोर्टी यस। मार्क्स अगर आप प्रॉपरली करते हो तो वहां पर अभी भी आपके पास में एक रिस्क फैक्टर है कि 40 आउट ऑफ 40 नहीं आए तो फिर क्या होगा। बट राइट। 60 मार्क्स वाले में यू कैन टेक अ चांस, 40 मार्क्स वाले में आप सिलेक्टिव हो सकते हो। तो 60 मार्क्स का आप प्रॉपरली करो और 40 मार्क्स में आप सिलेक्टिव हो जाओ। ऐसे जीआरएमसी का है, वहां पे आप जो पार्ट बी सी और डी है वो प्रॉपरली करो, पार्ट ए जो है वहां पे आप सिलेक्टिव हो सकते हो। तो इस तरीके से वो जो है पेपर के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी जो है वो होनी चाहिए। बट जो भी आप पार्ट कर रहे हो, चाहे वो बड़ा हो या स्मॉल, आपको ये इंश्योर करना है कि वो पार्ट आपको पूरा आता हो और आप वही यस। सबसे पहले अटेम्प्ट करें। और यहाँ पर एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जैसे एग्जाम्स के ड्यूरेशन में अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू?
अभी जितने भी जिनका भी एग्जाम अभी दिसंबर 22 में है, उनको सबसे पहली चीज है वो ये मैं बोलूंगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डर सबको ही लग रहा था, मेरे को भी यस। डर लग रहा था मेरी एग्जाम के पहले कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी मेरी भी कन्वर्सेशन कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है, तो वो भी यही बोलते हैं कि डर लग रहा है, या लग रहा है कि हमको कुछ आता ही नहीं है, तो वो वाली फीलिंग सबके साथ आती है, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरी चीज, आप इस चीज पे फोकस करो कि जो भी आपने अभी तक तैयारी करी हुई है, जो आपके पास में ऑलरेडी मटेरियल है, जो आपने अभी तक फॉलो करा है, आप उसी को एग्जाम डेट में भी फॉलो करो। आपको कोई नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है या नया मटेरियल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, राइटिंग को लेकर के स्पेशली जो मैं एनालिसिस डाल रहा हूँ, तो आप एक बार वो भी देख सकते हो, जो राइटिंग सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस मैंने डाले हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख सकते हो। और दूसरा, आप जब खुद भी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको सारे सारे आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वही आंसर्स लिखने हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये एटलीस्ट लेट मी गिव इट अ ट्राई, कि मेरे को एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ जाए किस तरीके से इसका आंसर जो है वो लिखा जा सके। और उसके बाद लास्ट चीज, जितने भी ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप उसको एक्टिवली स्किप कर सकते हो। आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप खुद के ऊपर डाउट क्रिएट करो कि नहीं मेरे को ये वाला टॉपिक भी नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एक्टिवली छोड़ सकते हो, कॉन्फिडेंटली आप उसको लीव कर सकते हो, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। और हम एक एग्जीक्यूटिव में जानना चाहेंगे कि जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन और कैसे उनको अच्छे से करना है, कि ताकि एमसीक्यू में 100 मार्क्स में 100 ही क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ रिटर्न में हम नहीं लिख सकते हैं, तो वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है? एमसीक्यू पेपर के लिए क्या होता है कि वो जो एमसीक्यू फ्रेम करते हैं वो जनरली मॉड्यूल की ही लैंग्वेज से फ्रेम करते हैं। तो ओके। पहली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो भी मॉड्यूल है आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। और एमसीक्यू पेपर के लिए स्पेशली आई वुड सजेस्ट कि आपको मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन रीड करना चाहिए। उसके बाद में सेकंड चीज ये, जो मॉड्यूल के पीछे पेपर दिया होता है उस पेपर में से भी, अब जैसे जब सीएस एग्जीक्यूटिव का मैंने एग्जाम दिया था, तो उस पेपर में से 60 मार्क्स का जो है उस पेपर में से पूछा गया था जो यस। मॉड्यूल के पीछे दिया हुआ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वो पेपर दिया है उसको प्रॉपरली गो थ्रू करो, प्रॉपरली सॉल्व करो। एंड थर्ड, आपको जहां से भी एमसीक्यूज मिलते हैं, फॉर एग्जांपल स्कैनर से मिलते हैं, तो आप यस। वो सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करके देखो। बिकॉज एमसीक्यू का पैटर्न जो है उसमें चेंजेस कैसे आ सकते हैं, वो पैटर्न किस नेचर का हो सकता है, वो उस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक में से, उसमें आपको स्कैनर बहुत हेल्प कर सकता और एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर है कि आपकी ये सक्सेस है वो आपकी डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, परसिवरेंस है, तो आपका क्रेडिट किसको जाता है? है। एक्चुअली मेरे केस में तो जितने भी लोग मेरे साथ अभी एसोसिएटेड हैं, जितने भी लोगों ने उस जर्नी में मेरे को जो है हेल्प करी थी, आज भी जो मेरे साथ एसोसिएटेड है, वो सभी लोगों को क्रेडिट जाता है। तो सबको आई वुड विथ यू थ्रू यू थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वुड से यस। थैंक यू वंस अगेन टू एवरीवन जिन्होंने अभी तक यहाँ पर मेरे को सपोर्ट करा है, एंड यू नो दे शोड फेथ इन मी इन माय एबिलिटीज। थैंक यू सो मच। आईसीएसआई की जर्नी स्टार्ट हुई, उससे पहले यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, वो चेंज कितना आया, क्या लगता है? अब आप सीएस बन चुके हो, आपकी ट्रेनिंग अंडर गोइंग है, आपकी मेंबरशिप आने वाली है, तो उस जर्नी के बारे में कुछ बताएं। यूपीएससी का मैंने स्टार्टिंग में सोचा था इमीडिएटली आफ्टर 12th ही कि यस। UPSC को करना है, और उसी के लिए मैं यहाँ पर दिल्ली आया था। दिल्ली यस। कॉलेज मेरा लेने का यही एक रीजन था। बट उसके बाद में एज आई सेड कि सीएस चूज करा, फिर उसके बाद में बुक्स वगैरह में पढ़ता रहता हूँ, तो जो मेरा इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स द फाइनेंस साइड जो है वो थोड़ा राइट। सा ज्यादा है। स्टार्टअप साइड में थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरे को ज्यादा है। अभी मैं, अगर आप देखो, बॉन्ड्स इंडिया मैंने ज्वाइन करा यस। है, तो वो भी एक स्टार्टअप कंपनी है। तो स्टार्टअप का जो है मेरा इंक्लिनेशन बढ़ गया उसके बाद में। तो आपकी चॉइसेस जो है वो चेंज हो जाती है। तो फिलहाल के लिए अभी यूपीएससी करने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है वो कर्टेल हो चुका है। बट लेट्स सी नियर फ्यूचर में किधर किधर जाते हैं। बट यस, ये एक चीज है कि स्टार्टअप की तरफ इंक्लिनेशन मेरा अभी है। लास्ट क्वेश्चन है हर्ष, कि आप अब बॉन्ड्स इंडिया के साथ अपनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी मेंबरशिप आएगी, उसके बाद क्या प्लान है आपके फ्यूचर को लेकर, क्या सोचा हुआ है? सो अभी मेरे दिमाग में ये है कि जो एज ए सेड फाइनेंस की तरफ इंक्लिनेशन है, तो एमबीए इन फाइनेंस जो है वो अभी मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई एम एक्सप्लोरिंग दैट पर्टिकुलर चॉइस कि मेरे को जाना चाहिए उसके लिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा हर्ष आपसे बात करके, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें, और इस फर्स्ट एपिसोड में मीट दी चैंपियंस में हम अगेन आपका थैंक यू करते हैं।
Thank you so much, Subish, for inviting me. It's my pleasure to be over here.